भारतीय संस्कृति, रंगों का संगम, भावों का समंदर, इतिहास की गाथा, परंपराओं की ज्वाला और धरोहर का अथाह सागर है। हमारी संस्कृति देश की सॉफ्ट पावर का सबसे मजबूत हस्ताक्षर है। योग, आयुर्वेद, भारतीय दर्शन, साहित्य, कला और संगीत जैसे अनेक क्षेत्रों में भारत की अमूल्य देन ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भारत की इस समृद्ध संस्कृति को दुनिया के सामने लाने का प्रयास कर रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे साप्ताहिक शो संस्कृति संवाद में। मैं हूं आपके साथ नमिता। इस शो में हम बात करते हैं भारत की समृद्ध विरासत की, परंपराओं की और अनगिनत रंगों वाली उस संस्कृति की जो भारत को दुनिया में अलग पहचान देती है। इस शो के जरिए हम पूरी कोशिश करते हैं अपनी जड़ों से जुड़ने की और अपने देश को समझने की, जहां पग पग पर कला, संस्कृति और इतिहास की कहानियां हमसे कुछ कहने को बेताब हैं और हर कहानी में छुपा हुआ है मानवता का संदेश। अगर थोड़े में कहें तो संस्कृति संवाद का मकसद है भारतीय संस्कृति के अनूठे तत्वों को आप सब तक पहुंचाना। तो चलिए आज के सफर को शुरू करते हैं, पर उससे पहले देख लेते हैं आज की झलकियां। आईजीएनसीए के जनपद संपदा विभाग ने ज्ञान पथ श्रृंखला के तहत पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी पुस्तक और पूरे भारत में कई अभिलेखीय प्रमाण हैं जो दर्शाते हैं कि in the sense that I was in Bombay and my father really wanted me. गांव में बनी पक्की सड़कें इसे आसपास के बड़े शहरों से जोड़ती हैं। झलकियां देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज के एपिसोड में हम आपके लिए क्या क्या सौगातें लेकर आए हैं। संस्कृति संवाद का पहला सेगमेंट है साप्ताहिक सुर्खियां, जिसमें हम आपको दिखाते हैं कि बीते दिनों कौन से महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रम आयोजित हुए। पेश है सुर्खियां। आईजीएनसीए के जनपद संपदा विभाग ने ज्ञान पथ श्रृंखला के तहत पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी पुस्तक का विमोचन, चर्चा और वृत्त चित्र कार्यक्रम का आयोजन किया। मेरे ऊपर करने को तो एक ने बच्चे ने मराठी में इतनी सुंदर पुस्तक लिखी है, ऐसा लगा कि ये लड़का कहाँ से इतनी चीज़ें लेके आया है। और मराठी में उसने पुस्तक लिख के, उसकी पहली पुस्तक मुंडे जी के बारे में लिखी थी, वो भी लाया मेरे पास, और मेरे बारे में। तो उसने माने किस जन्म के उसके संबंध होंगे, ये मैं आपको जोशी जी इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं तो जो जन्म जन्मांतर की चलती है। ये पुस्तक उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र और गोवा के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के जीवन और उनके कार्यों पर आधारित है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शिरकत की, जबकि अध्यक्षता आईजीएनसी के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने की। हमारे बचपन में एक खिलौना आता था जिसे कैलिडोस्कोप कहते थे, जिसमें अपनी चूड़ियों के टूटे हुए टुकड़े रहा करते थे और कांच का परावर्तन होता था। तो वो जो कैलिडोस्कोप था, जब आप जैसे जैसे घुमाते थे तो उसके अंदर एक एक नई आकृति उभरती थी। ये पुस्तक दरअसल उसी कैलिडोस्कोप की तरह है। आप जैसे जैसे एक एक कथन पढ़ते हैं, आपको कोश्यारी जी के जीवन का एक पक्ष नजर आता है। ये किताबें रहेगी जो आने वाली पीढ़ी को एक संस्कार देगी, दिशा देगी कि कितनी कठिनाई, चुनौतियों, कठिन परिश्रम के बाद व्यक्ति कितने सहज रूप से हो सकता है। जीवन के अंतिम क्षण तक
केवल देश और राष्ट्र जिनके मन क्रम विचारों में हो, यही हमारी पीढ़ी को दिशा देगा, यही हमारी पीढ़ी को रोशनी देगा, उजाला देगा। इस अवसर पर दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी भी उपस्थित रहे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के सहयोग से अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। विषय था पूर्वोत्तर भारत में पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों और स्थानीय रीति रिवाजों का पुलिस व्यवस्था पर प्रभाव। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे पंकज लांबा और विशेष अतिथि थे राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के कैंपस डायरेक्टर अविनाश खरेल। संगोष्ठी में केबा, केबांग और न्यूशी जैसी प्रथाओं पर चर्चा की गई और इन्हें आधुनिक पुलिसिंग में कैसे समाहित किया जा सकता है, इस पर विचार विमर्श भी हुआ। कार्यक्रम ने न केवल उत्तर पूर्व भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को उजागर किया, बल्कि पारंपरिक रीति रिवाजों के माध्यम से पुलिसिंग के नए दृष्टिकोण पर भी प्रकाश डाला। आईजीएनसी के क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी ने भारत की आगम परंपरा पर आधारित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। संगोष्ठी के पहले दिन आगम से जुड़े विभिन्न उप विषयों पर 3 सत्र आयोजित हुए। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता लखनऊ विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के पूर्व अध्यक्ष पद्मश्री प्रोफेसर नवजीवन रस्तोगी ने आगम परंपरा की महत्वता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आगम वो परंपरा है जो पुरातन से अविच्छिन्न रूप से चली आ रही है और कोई भी लोकोत्तर परंपरा श्रुति से ही जुड़ी होती है। अध्यक्षीय उद्बोधन में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वेद विभाग के भूतपूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा ने वेद और आगम की विशिष्ट आचार पद्धतियों के बीच गहरे संबंधों को रेखांकित किया। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की डिप्टी डायरेक्टर जनरल सुश्री सिल्वी फॉर्बिन ने आईजीएनसी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने आईजीएनसी के आर्काइविंग प्रयासों की सराहना की और भारत में कॉपीराइट संबंधित चिंताओं पर सार्थक चर्चा की। विचारों के आदान प्रदान के बाद उन्होंने भविष्य में आईजीएनसी और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के बीच सहयोग बढ़ने की आशा भी प्रकट की। सुर्खियों के बाद अब बात करते हैं संगीत की। भारत में गीत संगीत का मतलब सिर्फ सुर और शब्दों का संयोजन भर नहीं है। यहाँ संगीत साधना है। जिसने इसे साध लिया वो साधक बन गया। ऐसे ही एक साधक हैं पंडित विद्याधर व्यास, जो ग्वालियर घराने की महान परंपरा के एक मजबूत स्तंभ हैं। उनकी गायकी में कलात्मकता है, रोचकता है और भावों की गहराई भी। वो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर की परंपरा के श्रेष्ठ कलाकारों में शुमार किए जाते हैं। आलाप हो, बंदिश हो या फिर तराना, उनकी हर प्रस्तुति में अलग ही कोशिश होती है। शिक्षक, संगीतज्ञ और गुरु के रूप में उन्होंने संगीत को अहम योगदान दिया है। न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों में भी उनका बहुत सम्मान है। तो आइए सुनते हैं पंडित विद्याधर व्यास जी की ये खास प्रस्तुति। Bye.
अभी आप सुन रहे थे पंडित विद्याधर व्यास जी को। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। वैदिक काल से लेकर वर्तमान तक भारतीय लोकतंत्र की यात्रा बहुत रोचक और प्रेरक रही है। सिने सर्कल के पिछले एपिसोड में हमने आपको दिखाया था कि सम्राट अशोक ने किस प्रकार उत्तरदायी और जन भागीदारी वाली शासन प्रणाली को स्थापित किया था। आज सिने सर्कल के सेगमेंट में हम आपको दिखा रहे हैं लोकतंत्र पर आधारित फिल्म भारत लोकतंत्र की जननी का एक और अंश। इसमें 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 9वीं शताब्दी तक के शिलालेखों और ताम्र पत्रों में उपलब्ध विवरणों के आधार पर बताया गया है कि तब शासन व्यवस्था कैसे चलती थी। शासन करने का अधिकार कोई जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है, अपितु योग्यता और लोगों की इच्छा पर निर्भर है। ये लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है और इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता है चुनाव। भारत में शासक के चुनाव की परंपरा ऋग्वेद से लेकर महाभारत काल तक मिलती है और पूरे भारत में कई अभिलेखीय प्रमाण हैं जो दर्शाते हैं कि कैसे प्रजा, जनता और प्रकृति यानी शासन करने वाले विभिन्न निकायों ने एक जनहितैषी शासक चुन के अयोग्य शासक को बदला। रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ शिलालेख 150 ईस्वी हमें सूचित करता है कि रुद्रदामन प्रथम को राज्य के सभी लोगों द्वारा राजा चुना गया था। कासाकुड़ी तांबे की पट्टिकाएं हमें पल्लव शासक नंदीवर्मन के राज्याभिषेक को दर्शाती हैं। एक राजा जिसे जनता ने राजगद्दी पर बैठाया, वह जो जनता द्वारा चुना गया, जो अपने ज्ञान के कारण सम्मान के योग्य है और जो पल्लव वंश में पूर्णिमा समान है। ये वंश जो सागर के समान विस्तृत है। 9वीं शताब्दी के खलीमपुर ताम्रपत्र के शिलालेख
हमें राजा गोपाल की महानता के बारे में बताते हैं और कैसे जनता, जिसे अक्सर प्रकृत कहा जाता है, उसने आग्रह किया कि वो संप्रभुता ग्रहण करें ताकि अधर्म और अव्यवस्था का अंत हो। उनका पुत्र शासकों के शीर्ष मुकुट का उच्च रत्न था यशस्वी गोपाल, जिन्हें राज्य के लोगों ने राज्य के भाग्य का निर्माता बनाया ताकि अव्यवस्था और मत्स्य न्याय अर्थात बड़ी मछली के छोटी मछली को खाने के नियम का अंत हो सके। हमारे लोकाचार के अनुसार लोकतंत्र के अहम मूल्य हैं समाज में स्वतंत्रता, स्वीकार्यता, न्याय और समावेशिता, जो आम नागरिकों के लिए एक सम्मानित और गुणवत्तापूर्ण जीवन संभव बनाते हैं। शासक लोगों की सेवा करता था और आज जिसे हम कल्याणकारी शासन व्यवस्था कहते हैं, उसके कई उदाहरण हैं। जूनागढ़ के शिलालेखों में सुदर्शन झील के तटबंधों के टूटने और शासक द्वारा झील के जीर्णोद्धार का कार्यभार लेने का उल्लेख मिलता है। दूसरी शताब्दी के हाथी गुम्फा शिलालेख में राजा खारवेल और उनके कई सार्वजनिक कार्यों जैसे सड़कों, बांधों, झीलों के निर्माण और किलों के जीर्णोद्धार का वर्णन है। और महास्थान के ब्राह्मी शिलालेख से, जो अब बांग्लादेश में है, पता चलता है कि कैसे राज्य ने अपना कोष खोल दिया और अकाल काल में मदद की। भारत में इतिहास हमें ये मूल पाठ सिखाता है कि लोग हमेशा पहले आते हैं। एक शासक नहीं, अपितु लोकतांत्रिक सिद्धांत सर्वोपरि है। उम्मीद है कि इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए आपको भारत की एक गौरवशाली परंपरा से अच्छे से परिचित होने का मौका मिला होगा। अब हम चलते हैं संस्कृति संवाद के अगले सेगमेंट विशेष साक्षात्कार में, जिसमें हम आपको मिलवाते हैं देश दुनिया के मशहूर कलाकारों, चित्रकारों, साहित्यकारों और पत्रकारों से। देखिए, कुछ नाम पत्रकारिता के इतिहास में दर्ज हो जाते हैं। ऐसा ही एक नाम है कूमी कपूर, जिनकी पहचान एक निर्भीक और हमेशा सच लिखने वाले पत्रकार की रही है। वो दशकों से लोगों की आवाज बनी हुई हैं। पत्रकारिता के सबसे कठिन दौर में भी उन्होंने अपनी कलम को कमजोर नहीं होने दिया। आपातकाल में जब अभिव्यक्ति पर कड़ा पहरा था, तब भी उनकी कलम सच का प्रवक्ता बनकर उभरी। इस बात का प्रमाण है उनकी चर्चित किताब द इमरजेंसी अ पर्सनल हिस्ट्री। आइए सुनते हैं वरिष्ठ पत्रकार और लेखक कूमी कपूर से हुई बातचीत के कुछ अंश। So let me begin by saying that you are an accident journalist. I mean, you have written in your book in 71 you wanted to be journalist, and you are a Bombayite, and you came here. So how did this happen? Well, actually everything about my career is really accidental. Oh, okay. In the sense that I was in Bombay, and my father really wanted me to be in medicine, and I knew I didn't want to do it after 2 years of pre-med. Okay. And then after I finished my degree, he said, you have to finish your degree in science. Then I was looking for, in those days, the few women who went to work, the fashionable thing was to go into advertising. Okay. So I thought maybe I also have a way with words and I'll join advertising. But when I went to see a family friend, she said, why are you going? Every girl is going in for advertising and copywriting these days. Why don't you do journalism? Okay. And I don't know, somehow the ideas, clicked with me. And I thought, yeah, why not? And my father was an old school person who, if he wanted to do something, he wanted me to go abroad. So then he said, you apply for a journalism school. So So I went abroad, did my master's in journalism in Boston, came back to Bombay, and I discovered that actually people don't, in those days, that was in the late 60s, there were no openings for women unless you had some influence. Okay. And those openings were only for special
events, you know, like the coverage of feature stories, fashion, flower shows, etc. But not hardcore journalism like Not at all. Ha. In any case, I really was having trouble getting any job at all. So I sent my biodata, marks and all, didn't have any effect. Then I had a brother-in-law who was a bit controversial. Yeah. Subramaniam, yes, Dr. Swami. He said, if you want a job, come to Delhi. There's the Janasangh is RSS is starting a newspaper. So they'll give you a job. Okay. I said, very good. My father was disapproving, but I said, let me try it out. At least I'm getting a job. So I came, and the best thing I did, because for several reasons. I mean, I should have been a total misfit, a Bombay Wali, much more familiar in English. But the paper was small. So unlike other newspapers, there was no luxury that you didn't earn your keep. In fact, my chief reporter wanted to get rid of me. So he used to send me, he said, what is this lady going to do here? Okay. So my whole salary, which was so pathetic, I don't even like to measure the salary. Used to go in transport. The Delhi was terrible in those days, you know. I was a newcomer to the city. I lived in IIT with my sister. Okay. And getting around was terrible. But he used to send me to one end of the world, Delhi University, the other end of the world to some municipal corporation, something. But the best thing that happened to me was that since there was no place for any extra special treatment of special stories and all that, they put me straight away on beats. Whether it was crime or municipal corporation, etc. Which was unusual then. In fact, it was not done. And also, they said you have to do, that chief reporter who wanted to get rid of me said you have to do night duty. So I said, meekly, yeah, I'll do night duty. So actually, he did me a favor. Because in a small newspaper, I had to do everything. You had to do everything. I had to muster, though I knew that my Hindi was not up to standard. Okay. I was in this strange city with a totally different ambience. Yes, totally. Okay. When I went to cover the corporation, I was first, I didn't want to make a fool of myself, but there was Mangat Ram and Hari Ram and Om Ram, and I was trying to figure out who is what in which party. I would sketch them because I didn't like to keep asking, and they'll say, who's this girl who doesn't know anything? So I used to say, this one is this one is Jansang, this one, and slowly I got into the thing, and I hope I didn't do too badly, in fact, because I injected a little humor, and which they weren't used to. They were used to covering the corporation, which I did in a very staid manner. कूमी कपूर के साथ इस खास बातचीत के बाद हम आ पहुंचे हैं शो के आखिरी पड़ाव पर, संस्कृति संवाद के अंतिम सेगमेंट, जिसका नाम है मेरा गांव मेरी धरोहर। इसमें हम आपको रूबरू करवाते हैं भारत के किसी एक गांव की अनोखी संस्कृति और वहां की परंपरा से। गौरतलब है कि मेरा गांव मेरी धरोहर भारत सरकार की विशिष्ट पहल NMCM यानी नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग का अहम हिस्सा है। इस योजना के तहत देश के सारे गांवों का दस्तावेजीकरण किया जा रहा है ताकि हर क्षेत्र की परंपरा, कला और पहचान को संजोया जा सके। और इस कड़ी में आज हम आपको लेकर चल रहे हैं छत्तीसगढ़ के गांव कोयपाल में। भारत की अतुल्य आदिवासी संस्कृति को प्रदर्शित करता कोयपान छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित एक मध्यम आकार का गांव है। गांव में बनी पक्की सड़कें इसे आसपास के बड़े शहरों से जोड़ती हैं। गांव के निवासी मुख्य रूप से खेती, बागवानी
और पशुपालन जैसी प्राथमिक क्रियाओं से जुड़े हैं। गांव में बने विद्यालय नवीनतम शिक्षा प्रणाली का पालन करते हुए यहाँ के शिक्षा स्तर को बेहतर बनाने में कार्यरत हैं। प्रेम, सद्भावना और भारत की विराट संस्कृति का मेला कोई पाल गांव वास्तविक रूप में भारत के ग्राम आदर्शों का पालन कर रहा है। उम्मीद है कि संस्कृति संवाद का हमारा आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इसे और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, इसके बारे में आप हमें जरूर बताएं। अपने सुझाव आप हमें इस ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी प्रसार भारती के इसी मंच पर IGNC के विशेष कार्यक्रम संस्कृति संवाद के साथ, जिसमें हम आपका परिचय करवाएंगे भारत की बहुरंगी संस्कृति से। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए और आप सब अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। हाँ, नमस्कार।